सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन विद एन अनदर वीडियो। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मेनली फिट होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मिस्ट्री अबाउट बरमूदा ट्रायंगल। बात करने वाले हैं बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। और गाइज, बरमूदा ट्रायंगल क्या है हम ये इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइज, अगर जो आपको पहले से पता है कि बरमूदा ट्रायंगल क्या है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर जो आपको नहीं पता कि बरमूदा ट्रायंगल क्या है और क्या इसकी मिस्ट्री है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए और इस वीडियो के एंड में आप सब कुछ समझ में आ जाएगा और सब कुछ जान जाएंगे कि बरमूदा ट्रायंगल आखिर है क्या। सो गाइस, बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है और इसके ऊपर काफ़ी सारे नॉवेल्स, काफ़ी सारे आर्टिकल्स छपे हुए हैं और इसके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी हुई है। सो गाइस, बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर आपने यूट्यूब पे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हम उन पार्ट्स पे अलग अलग उन पे चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे मेनली इस वीडियो में। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ बरमूदा ट्रायंगल, यानी बरमूदा ट्रायंगल है क्या, उसके बारे में। उसके बाद हम जानेंगे हाउ पीपल नो अबाउट बरमूदा ट्रायंगल, यानी लोगों को किस तरीके से पता चला और कैसे उन्हें इस चीज़ का पता चला कि बरमूदा ट्रायंगल है क्या और इसकी क्या मिस्ट्री है। और क्रिटिसिज्म अबाउट बरमूदा ट्रायंगल थ्योरी, यानी आपको ये भी पता होगा कि इस थ्योरी के आने के बाद काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ बरमूदा ट्रायंगल थ्योरी पे। और गाइज, उसके बाद हम जानेंगे नोटेबल एक्सीडेंट्स विच फाउंड इन बरमूदा ट्रायंगल, यानी बरमूदा ट्रायंगल्स में ऐसे क्या इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह बन गया गाइज। और इसके बाद हम बात करेंगे गिवन थ्योरीज अबाउट बरमूदा ट्रायंगल, यानी बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर थ्योरीज क्या कहती है और साइंटिस्ट का इसके बारे में क्या मानना है। सो गाइज, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज बरमूदा ट्रायंगल। तो गाइज, सबसे पहले बरमूदा मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि ये बरमूदा ये जो स्पेसिफिक वर्ड है इसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, बरमूदा उस प्लेस का नाम है जहाँ पे ये सारी मिस्टीरियस चीज़ हो रही है। ये 150 कॉलोनीज से मिलके बना है, इसलिए इस वर्ड को बरमूदा कहा गया है। गाइस, इसे ट्रायंगल कहने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ये जो जगह है ये एक्चुअली एक ट्रायंगल की शेप में है जो कि फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के बीच में पड़ती है, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म करती है। गाइस, ये जगह वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में प्रेजेंट है बिल्कुल। सो गाइस, देखिए इसका जो एरिया है वो काफ़ी सारे ऑथर्स की थ्योरी के हिसाब से अलग अलग है, क्योंकि कुछ ऑथर्स ने अपनी थ्योरी में इसका एरिया कुछ बताया हुआ है, किसी ने कुछ बताया हुआ है। पर लमसम अगर जो आप इसका एरिया मुझसे पूछना चाहे तो आप 14 लाख से 39 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक मान सकते हैं। सो गाइस, चलिए बात कर लेते हैं हाउ पीपल नो अबाउट बरमूदा ट्रायंगल। यानी देखिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैं हूं, यानी आपको मुझसे पता लग रहा है कि बरमूदा ट्रायंगल क्या है, बट उस टाइम पे लोगों को किस तरीके से पता चला कि आखिरकार बरमूदा ट्रायंगल है क्या। सो गाइस, बरमूदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। गाइस, जो फर्स्ट केस था बरमूदा ट्रायंगल का वो आया था 17 सितंबर 1950 को दुनिया के सामने। और गाइस, ये जो है मियामी हेराल्ड प्रेस के द्वारा, एडवर्ड वैन के द्वारा ये जो है छापा गया था, जिसमें एक पूरा आर्टिकल जो है इसके बारे में लिखा गया था। और गाइस, 2 साल बाद एक फैट मैगजीन छपती है जिसमें दोबारा से इस बरमूदा ट्रायंगल नाम के टॉपिक को कवर किया जाता है और उसके बारे में चर्चा की जाती है। और गाइस, इस आर्टिकल की हेडलाइन सबके सामने आती है जिस पे लिखा हुआ था द मिस्ट्री अबाउट बरमूदा ट्रायंगल। गाइस, ये एक शॉर्ट आर्टिकल था, पर आप इसे कहने के लिए ही एक शॉर्ट आर्टिकल मान सकते हैं, क्योंकि इसके सामने आते ही सारे वर्ल्ड में एक कोहराम मच गया, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि बरमूदा ट्रायंगल है क्या और इसकी क्या मिस्ट्री है। सो एक्चुअली गाइस, इस आर्टिकल में मेनली बात की गई थी कुछ प्लेन्स और शिप्स के गायब होने की। और गाइस, इसमें फ्लाइट 19 के बारे में भी बताया था। और गाइस, फ्लाइट 19 का क्या केस है वो मैं आपको वीडियो के बाद में बताने वाला हूँ एंड में। और गाइस, इसके बाद काफ़ी सारे ऑथर्स ने इसके बारे में बात की, जैसे कि एलन एरेकेट। और गाइस, इसके बाद 14 फरवरी 1964 को विंसेंट गैडिस भी अपनी एक शॉर्ट आर्टिकल लिखते हैं इसके ऊपर, जिसकी हेडलाइन थी द मिस्ट्री अबाउट बरमूदा। और गाइस, 2 साल बाद विंसेंट गैडिस दोबारा से एक आर्टिकल लिखते हैं जिसका नाम था इनविजिबल हॉरिजॉन्स। और इसके बाद गाइस, काफ़ी सारे ऑथर्स विंसेंट गैडिस की थ्योरी से और आर्टिकल से प्रमोट होके काफ़ी सारी बुक्स लिखते हैं और आर्टिकल्स लिखते हैं सेम। गाइस, HNS अटलांटा, USS साइक्लोप्स, कैरोल ए डियरिंग, फ्लाइट 19, स्टार टाइगर एंड स्टार एरियल, डगलस DC-3, कैनोमिरा IV, ऐसे न जाने और भी कितने सारे इंसिडेंट्स हुए
सो गाइस, वैसे तो बरमूडा ट्रायंगल में काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए थे जो कि वहाँ रोजाना हो रहे थे, पर मैं आपको 3 मेन इंसिडेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। सो गाइस, इसमें से सबसे पहला है फ्लाइट 19 इंसिडेंट, और आप विश्वास मानिए ये अब तक का सबसे ज़्यादा फेमस इंसिडेंट है। सो गाइस, फ्लाइट 19 TMB बम वर्षक विमान फ्लोरिडा से उड़ान भरता है प्रशिक्षण के लिए, और गाइस इसे अटलांटिका के ऊपर से होकर जाना था। डेट थी 5 दिसंबर 1945, और गाइस उसी दिन अचानक से ये विमान न जाने कहाँ गायब हो जाता है आफ्टर लूजिंग कॉन्टैक्ट विद US आर्मी। सो गाइस, इस विमान में 14 एयरमैन्स थे जो कि उस वक्त फ्लाइट में मौजूद थे, और गाइस चार्ल्स टेलर इस पूरी क्रू टीम के कैप्टन थे जो कि उस वक्त पूरी क्रू मेंबर की टीम को होस्ट कर रहे थे, और उनकी पूरी देखरेख में वो टीम जो है अपने प्रशिक्षण के लिए उड़ान भर रही थी। सो गाइस, मौसम बिल्कुल साफ था। सो गाइस, जब भी वो बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरते हैं जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट था, तभी चार्ल्स टेलर जो कि कैप्टन थे उस वक्त फ्लाइट 19 के, वो शिकायत करते हैं कि उनके कैंपस जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं। वो अपना दूसरा कंपास निकालते हैं जो कि उनका बैकअप कंपास था, और वो उसमें देखते हैं और पता चलता है कि वो भी वर्क नहीं कर रहा है, और गाइज इसी के कारण उन्हें अपनी जो फ्लाइट थी वो पानी में लैंड करानी पड़ती है। हालांकि गाइज कुछ लोग चार्ल्स टेलर को इसका जिम्मेदार मानते हैं, और वो कहते हैं कि उन्हीं की कमी के कारण ये सारा हादसा हुआ। पर गाइज उनका कहना था जब उनके रेडियो ट्रांसमिशंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स और कंपास वर्क ही नहीं कर रहे थे तो वो डायरेक्शन लेस थे, और ऐसे में उनके लिए उड़ान भरना काफ़ी खतरनाक था जो कि उन्होंने अवॉइड किया। और गाइज जैसे ही इस इंसिडेंट के बारे में US नेवी को पता चलता है, वो तभी अपने सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट, और गाइज उड़ान के 2 घंटे बाद वो एयरक्राफ्ट भी गायब हो जाता है जो कि काफ़ी शॉकिंग था सबके लिए। सो गाइज ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि आज तक सोल्व नहीं हो पाई है, और आज तक नहीं पता कि वो एयरक्राफ्ट्स और वो 14 क्रू का पूरी टीम का जो ग्रुप था वो आज भी गायब है, और उनके बारे में आज भी कोई खबर नहीं है। इस इंसिडेंट को काफ़ी साल हो चुके हैं, पर ये आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। सो गाइज दूसरा इंसिडेंट था US साइक्लोज 1918 में। एक्चुअली गाइज USS साइक्लोज एक शिप था जो कि उस वक्त का सबसे फास्टेस्ट शिप माना जाता था, और जो कि मेनली था भी। सो गाइज ये उस वक्त मेनली ट्रोप्स और कोल जैसे भारी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था। सो गाइज 4 मार्च 1918 को ये शिप वेस्ट इंडीज के शहर के पास करीबन 306 लोग इस शिप पर उस वक्त सवार थे, और गाइज कम से कम 1100 टन मैग्नीस इस शिप पर उस वक्त भरा हुआ था। सो गाइज 9 दिन लगने थे इसे अपनी जर्नी कंप्लीट करने में और फ्लोरिडा पहुंचने के लिए। सो गाइज मौसम बिल्कुल साफ था, और जो शिप के कैप्टन थे उनका अपने बेस पर एक मैसेज आता है जिसमें वो कहते हैं अ डे इज क्लियर एंड वी, और यकीन मानिए गाइज ये इस शिप से आया हुआ लास्ट मैसेज था, क्योंकि इसके बाद ये शिप कोई और मैसेज नहीं भेज पाया, और गाइज इसे भी नॉर्थ अटलांटिक यानी बरमूडा के पास से निकल के जाना था। सो गाइज पहले 3 दिन सब कुछ ठीक थे, चौथे दिन अचानक से खबर आती है कि ये शिप जो, और गाइज ये आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसका पता नहीं चल पाया है, और गाइज ये शिप आज भी गायब है और कोई नहीं जानता कि ये शिप कहाँ है आज भी। सो गाइज तीसरे इंसिडेंट का नाम है एलन ऑस्टिन, और यकीन मानिए गाइज ये अब तक का सबसे खतरनाक इंसिडेंट है। गाइज इसने अंदर से मुझे हिला के रख दिया था जब मैंने इस इंसिडेंट के बारे में पढ़ा और मेनली जब सर्च किया। तो चलिए गाइज मैं आपको इस इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ कि मेनली इसमें हुआ क्या था। सो गाइज एलन ऑस्टिन नामक एक जहाज लंदन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। मौसम बिल्कुल साफ था, सभी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, और गाइज काफ़ी सारे और भी शिप्स थे जो कॉमनली इस रूट का इस्तेमाल उस वक्त किया करते थे। सो गाइज एलन ऑस्टिन नामक शिप समुद्र में मूव कर रहा था, और अचानक उसे दूर एक जहाज दिखाई पड़ता है, एक छोटा जहाज, एक मेनली वो शिप था छोटा। गाइज वो शिप तो उन्हें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, वो शिप बिल्कुल ठीक था, उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, पर वहाँ पे कोई भी क्रू मेंबर या फिर कोई भी इंसान नहीं दिखाई पड़ रहा था उस शिप पे। सो गाइज इसका रीज़न पता करने के लिए एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने तय किया कि वो उस शिप के पास जाएंगे और वहाँ पे जो भी हो रहा है उसके बारे में।
और उसके पास पहुंचने के बाद वो जो है अपनी क्रू मेंबर्स की कुछ टीम उस शिप पर छोड़ देते हैं, जो कि पहली बार उस अनजान शिप पे कदम रखती है, और वहाँ पे चेकआउट करते हैं वो सभी चीज़ कि वहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो जानने की कोशिश करते हैं। और वो पाते हैं कि वहाँ पे जो सभी वैल्यूएबल चीज़ें थी, जो सभी मतलब आइटम्स थे, वो सब ठीक अपनी जगह, पर वहाँ पर कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। और ये एक बहुत शॉकिंग बात थी एलन ऑस्टिन के कैप्टन के लिए। सो गाइस, एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन थे वो काफ़ी देर तक विचार करने के बाद ये तय करते हैं कि वो उस शिप को अपने साथ लेके जाएंगे, कि कुछ भी इलीगल एक्टिविटी अगर जो मान लिया वहाँ पर उस शिप के साथ हो रही हो या उसके द्वारा हो रही हो, तो उसका जो है पुलिस बाद में पता लगा सके। तो उन्होंने ये तय किया कि वो उस शिप को अपने साथ लेके जाएंगे। और गाइस, उन्होंने अपनी शिप पर से कुछ मेंबर्स जो है दूसरी शिप यानी उस अनजान शिप पर भेज दिए उसे अपने साथ ले जाने के लिए। सो गाइस, सब कुछ ठीक था। जितने वो क्रू मेंबर्स जो उस अनजान शिप पे थे वो उस पे चले जाते हैं, और 2 दिन तक शिप जो है वो लगातार एलन ऑस्टिन के पीछे जो है मूव करता है बिल्कुल सही तरीके से। गाइस, तीसरे दिन 7:45 पे एक तूफान आता है, जिसके कारण वो शिप जो था जो वो अनजान शिप था जो कि उस वक्त मूव कर रहा था एलन ऑस्टिन के पीछे, वो अचानक से जो है भाई गायब हो जाता है। सुबह को एलन ऑस्टिन शिप के जो कप्तान थे वो उठते हैं और वो देखते हैं चारों तरफ नज़रें घुमा के। उन्हें वो शिप काफ़ी देर तक नहीं दिखाई पड़ता, पर कुछ देर बाद उन्हें वो शिप यानी वही अनजान शिप काफ़ी देर बाद काफ़ी दूर बरमूदा ट्रायंगल वो दोबारा तय करते हैं कि वो उसके पास जाएंगे। और गाइज, जब वो उसके पास गए, दृश्य बिल्कुल हिला देने वाला था, क्योंकि गाइज जो वो शिप था वो अनजान शिप था जो उन्हें पहले मिला था, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था, बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक कि उसके अंदर पानी भी नहीं भरा था तूफान का। पर उनके जो मेंबर्स थे यानी उनके जो क्रू मेंबर्स थे जो एलन ऑस्टिन पे से उस दूसरे जहाज़ पर गए थे 2 दिन पहले, वो सब गायब हो चुके थे। और इसे देख के सब लोग शॉक थे। सो गाइज, इसके बाद एलन ऑस्टिन के जो कप्तान थे वो दोबारा तय करते हैं कि वो कुछ क्रू मेंबर्स को दोबारा से शिप पर छोड़ेंगे और इस शिप को दोबारा से अपनी साथ लेकर जाने की तय करते हैं। और गाइज, फिर से वही चीज़ सेम होती है। फिर से शिप जो है वो 2 दिन तक उनके पीछे चलता है। तीसरे दिन तूफान आता है। तूफान आने के बाद वो शिप दोबारा से उनसे अलग हो जाता है, और जब दोबारा से मिलता है तो भाई फिर से एक चौंकाने वाली चीज़ सामने आती है, जिसमें ये पता चलता है कि दोबारा से सभी क्रू मेंबर जो दोबारा से भेजे गए थे उस शिप पर, उस अनजान शिप पर, वो दोबारा से भाई। सो गाइस, एलन ऑस्टिन के जो कप्तान थे वो बाद में ये तय करते हैं कि अब वो इस शिप को, इस अनजान शिप को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। उन्हें लगता है कि ये जो शिप है वो कर्स्ड है, या फिर इसमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर भूत प्रेत की कुछ बाधाएं हैं, जिसके कारण वो शिप को वहीं छोड़ने। गाइज, यहाँ तक कि एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन थे वो यही सब चीज़ें अपने ओनर को बताते हैं। यानी उस शिप के एलन ऑस्टिन के जो ओनर थे वो इस स्टोरी को सुनने के बाद इतना डर जाते हैं कि भाई वो अपनी ही शिप को एक जर्मन कंपनी के पास बेच देते हैं औने पौने दाम में। सो गाइज, ये कुछ इंसिडेंट्स थे जो उस वक्त बरमूदा ट्रायंगल में हुए थे। गाइज देखिए, इंसिडेंट्स तो और काफ़ी सारे भी हैं जो उस टाइम पे हुए थे मेनली, बट मैंने आपको मेन बता दिए जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे। सो गाइज, मान लिया अगर जो आप कमेंट करोगे और इंसिडेंट्स के बारे में जानने के लिए भी, तो गाइज मैं एक पर्टिकुलर एक दूसरी वीडियो भी बना दूंगा इसके इंसिडेंट्स के बारे में, अगर जो आप कमेंट करेंगे तभी। तो चलिए गाइज, अब बात कर लेते हैं गिवन थ्योरीज अबाउट बरमूदा ट्रायंगल, यानी साइंटिस्ट का क्या मानना था बरमूदा ट्रायंगल की थ्योरीज को और मिस्ट्री को लेके। सो गाइज, बहुत से लोगों ने इसके बारे में जो है पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशंस दी, यानी उनका मानना था कि बरमूदा ट्रायंगल जो एक जगह थी वो कर्स थी, और वहाँ पे जो है ये अजीब चीज़ें इसलिए हो रही थी क्योंकि वहाँ पे किसी भूत प्रेत का वास था। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं था, कोई भी नहीं जानता था कि इसके पीछे सही कारण क्या है। गाइज, कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वो जो प्लेस था बरमूदा ट्रायंगल वो एक यूएफओ हॉटस्पॉट है, मतलब यहाँ वहाँ पे जो है यूएफओज लगातार घूमते हैं, वहाँ पर एलियन का आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण वो लोगों को वहाँ पाते ही उन्हें गायब कर देते हैं, या फिर लोग वहाँ पर पहुंचकर उन एलियंस को जो है डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। सो गाइस, साइंटिस्ट का इसके बारे में ये कहना था कि वहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पे जो है चीज़ें जो है अट्रैक्ट हो जाती है ज़्यादा मैग्नेटिक पोल्स होने की वजह से।
और गाइज इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से वहाँ पे जो है कंपास वर्क नहीं करते थे सही तरीके से। सो गाइज ये भी एक मिस्टीरियस सी बात है, क्योंकि इतने सारे ओशंस होने के बावजूद भी एक बरमूदा ट्रायंगल में ही इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्यों थी। वैसे ये मेरा ही ओपिनियन है, बट फिर भी ये एक सोचने वाली बात है। तो गाइज कुछ लोगों ने कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी जिसका नाम था गल्फ स्ट्रीम। सो गाइज कुछ साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम है वाटर का। और गाइज साइंटिस्ट का ये भी मानना था कि वहाँ पे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पे जो पानी का डस्ट था वो ऊपर आ जाया करता था, जिसके कारण वाटर का हेलाइन होना स्वाभाविक था। और इसी रीज़न से वहाँ पे वाटर की जो डेंसिटी थी वो कम हो जाया करती थी, जिसके कारण उसमें काफ़ी सारे बबल्स फॉर्म होते थे, जिसके कारण शिप्स का डूबने का खतरा बढ़ जाया करता था। सो गाइस कुछ लोगों का तो बरमूदा मिस्ट्री के बारे में ये मानना था कि ये किसी चीज़ की वजह से नहीं बल्कि ह्यूमन एरर्स की वजह से हो रहा है। मतलब इन सब चीज़ों के पीछे केवल इंसानों की गलती है। ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हैरिकेन्स, विंड स्टॉर्म्स, डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स के कारण ही वहाँ पे ये सब चीज़ हो रही थी। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था। गाइस कुछ लोगों का मानना था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीथेन हाइड्रेट्स हैं। उस रीजन में मीथेन गैस की जो मात्रा है वो कुछ ज़्यादा है, जिसके कारण लोगों को वहाँ पे हेलुसिनेशंस हो जाते हैं अक्सर। सो गाइज अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से मानना था। सो गाइज आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस टाइम पे बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री कितनी बिकी थी और इसका कितना बड़ा मार्केट था। इस पे काफ़ी सारे मैगजीन्स, आर्टिकल्स पब्लिश हुए और काफ़ी तरीके की मूवीज़ भी बनी। सो गाइज बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में कुछ भी सही तरीके से कहना काफ़ी मुश्किल है। सो गाइज वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। सो गाइज अगर जो वीडियो आपको पसंद आई हो, मेनली अच्छी लगी हो, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप हमारी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव नॉलेज बेस्ड वीडियोस देख सके बाद में भी। तो चलिए गाइज इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।